इंडोमेट्रियोसिस या फिर इसे ही हम इंडोमेट्रियोसिस एक्सटर्ना भी कहते हैं। तो सबसे पहले चीज़, ये इंडोमेट्रियोसिस एक्सटर्ना क्यों कह रहे हैं और इंटरना किसे कहते हैं। अगर कोई भी ग्रोथ इंडोमेट्रियम में होती है या इंडोमेट्रियल टिश्यू से रिलेटेड होती है तो वो इंडोमेट्रियोसिस के अंतर्गत आती है। बट अगर इंडोमेट्रियोसिस इंटरना कह रहे हैं तो वहाँ पे इन ग्रोथ मतलब कि जो कंडीशन डेवलप होगी वो डायरेक्टली मायोमेट्रियम से, इन ग्रोथ ऑफ इंडोमेट्रियम डायरेक्टली इनटू द मायोमेट्रियम। तो जो ग्रोथ होगी वो मायोमेट्रियम पे होगी, इसलिए उसको हम इंडोमेट्रियम इंटरना कहते हैं। जबकि यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी अगर इंडोमेट्रियल टिश्यू कहीं भी पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं इंडोमेट्रियोसिस या इंडोमेट्रियोसिस एक्सटर्ना, क्योंकि ये इंडोमेट्रियल टिश्यू जो होता है वो आउटसाइड मिलता है हमें यूट्राइन कैविटी के, जबकि वो यूट्राइन कैविटी के अंदर मिलता है मायोमेट्रियम में। डायरेक्टली मायोमेट्रियम में जब मिलेगा तो उसे हम इंटरना कहेंगे, जबकि अगर आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी मिलेगा तो इंडोमेट्रियोसिस कहा जाएगा। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इंडोमेट्रियोसिस या इंडोमेट्रियोसिस एक्सटर्ना का मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग यही है कि अगर कोई भी हमारा इंडोमेट्रियल टिश्यू जो कि ग्रोथ करे या प्रेजेंट हो कहाँ पे, यूट्राइन कैविटी के बाहर, तो उसे हम कहते हैं इंडोमेट्रियोसिस। अब इसमें हम बाहर तो कह रहे हैं लेकिन कहाँ, तो इसमें ऑल ओवर द बॉडी आता है। इसमें सिर्फ हमारा ब्रेन, किडनी, हार्ट ये नहीं आता, ऑल ओवर द बॉडी, यहाँ तक कि आर्म्स में भी। तो एक्सेट्रा यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट कॉमन साइड ऑकरेंस इन, हमें जो मोस्ट कॉमन मिलता है वो तो ओवरी में मिलता है, लेकिन ये कहीं पे भी मिल सकता है, एनीवेयर इन द बॉडी, एब्डोमिनल वॉल, लंग्स, ब्रेन, कहीं पे भी, हार्ट, सभी जगह पे। बट यूजुअली इन पेल्विक एरिया मिलता है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज में। मोस्ट कॉमनली हमें ओवरी में मिलता है और ये पेल्विक रीजन पे ही मिलता है मोस्ट कॉमनली। तो इसकी जो दूसरी बात आती है कि दूसरा पॉइंट जो है कि ये किससे मिलकर बना होता है, तो जो हमारे जो इंडोमेट्रियल टिश्यूज़ होते हैं वो ग्लैंड या ब्लड सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू, तो इन चीज़ों को वो इंडोमेट्रियल टिश्यू कंटेन करते हैं। उसके बाद ये प्रिपेयर करते हैं लाइनिंग ऑफ वूम के। यहाँ पे वूम से लेना हमें यूट्रस, किसके लिए, और वूम यहाँ पे यूट्रस में जो कि ओव्यूलेशन होता है उसके लिए। ड्यूरिंग मेंसेस दिस टिश्यू एक्सपेल्ड आउट एज ए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये ही टिश्यू एक्सपेल्ड आउट होते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए। बट ये जो टिश्यू होते हैं, ये जो अदर टिश्यू होते हैं वो तो डिस्प्लेस हो जाते हैं, डिस्प्लेस आउटर साइड चले जाते हैं, सेड ऑफ हो जाते हैं, लेकिन ये टिश्यू ऐसा नहीं कर पाते, जिसके वजह से ये फॉर्म करते हैं इंडोमेट्रियोसिस या अदर एक ग्रोथ बनाते हैं, और इन्हें ही हम इंडोमेट्रियोसिस के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि मोस्ट कॉमन जो साइट है वो है हमारा ओवरी। ओवरी जो है वो मोस्ट कॉमन साइट है। बाकी जो जगहें हैं ऑल ओवर द बॉडी इंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। यूट्राइन कैविटी के बाहर कोई भी जगह जहाँ पे ये इंडोमेट्रियल टिश्यू अगर प्रेजेंट है तो उसे हम इंडोमेट्रियोसिस कहते हैं या इंडोमेट्रियोसिस एक्सटर्ना कहते हैं। और मोस्ट कॉमन जो साइट है वो है ओवरी। उसके बाद यहाँ पे जो कॉमन साइट्स हैं जहाँ जहाँ पे ये मिलते हैं, तो वो कौन कौन से कॉमन साइट्स हैं, तो देखिए ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, पेरिटोनियम, लिम्फ नोड्स, पाउच ऑफ डगलस, एब्डोमिनल स्कार फॉलोइंग हिस्टेरेक्टोमी। जब हिस्टेरेक्टोमी हो रहा होता है उस वक्त अगर कोई स्कार या कोई कट या कोई इंसिजन उस टाइम पे जो हम देते हैं उसके वजह से जो स्कार फॉर्म होता है वहाँ पे भी ये चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। ये बताने का मीनिंग है यहाँ पे। फिर यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, जो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट होता है उसमें भी, और सिग्मॉइड कोलोन, जो ये सब पूरे जो रिलेटेड है ये पेल्विक रीजन से रिलेटेड है, इसलिए इनमें मेनली होता है। उसके बाद इंसिडेंस की बात करें कि इंसिडेंस किन में ज़्यादातर पाया जाता है, तो जो हमारे मोस्ट कॉमन कहें तो 30 to 40 ईयर ऑफ एज ग्रुप, जो कि फीमेल की 30 to 40 ईयर ऑफ एज ग्रुप होती है, उनमें मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। जबकि
हमारे जो प्री मेंस्ट्रुअल वुमेन्स हैं, जो कि 45 से 50 ईयर ऑफ एज अगर हम माने, तो उसमें 15 से 30% जो होते हैं वो प्री मेंस्ट्रुअल वुमेन्स में पाया जाता है, लेकिन 30 से 40 में मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। उसके बाद इसके कॉज क्या, बात करते हैं कॉसेस की, तो कॉसेस अभी तक हमने पूरी तरीके से, साइंटिस्ट का कहना है कि अभी तक कोई भी फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाया है इंडोमेट्रियोसिस के कॉज, एग्जैक्ट कॉज जो होता है। बट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन जो दिए जाते हैं वो 6-7 क्या क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो पहला है वो है रिफ्लक्स ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो, रिफ्लक्स ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो का कहने का मतलब है कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर ना जाके, आउटवर्ड्स ना जाके ये इनवर्ड्स आ जाए, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब में इंटर कर जाए या फिर पेल्विस रीजन में इंटर कर जाए, लीव ना करे बॉडी को, तो फिर ये एंडोमेट्रियोसिस कॉज करता है। जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है एम्ब्रियोनिक सेल ग्रोथ। जो हमारा दूसरा पॉइंट है, जैसे कि एम्ब्रियोनिक सेल ग्रोथ, एम्ब्रियोनिक सेल ग्रोथ इज़ नथिंग बट, एम्ब्रियोनिक सेल ग्रोथ जो हमारा एब्डोमेन है और पेल्विस है उसके ऊपर लाइनिंग करने का काम करता है। लेकिन यही सेल्स जब एम्ब्रियोनिक सेल डेवलप करें इंडोमेट्रियल टिश्यू को उन्हीं दो कैविटीज़ में, तो इसके वजह से कॉज करता है एंडोमेट्रियोसिस। इसके बाद जो हमारा थर्ड है वो है स्कार, सर्जिकल स्कार्स, जैसे कि हिस्टेरेक्टॉमी है। हिस्टेरेक्टॉमी या सिजेरियन सेक्शन जो होते हैं उनमें हम कट प्रोसीजर्स चलते हैं, इंसिजन प्रोसीजर्स चलते हैं, उनमें अगर इंडोमेट्रियल सेल्स मूव करते हैं इन प्रोसीजर्स में, मतलब इन सेल्स को मूव हो जाना इन प्रोसीजर्स में अदर देन यूट्राइन कैविटी, तो उसे हम सर्जिकल स्कार्स के नाम से, जो कि फॉर्म करते हैं एंडोमेट्रियोसिस। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एंडोमेट्रियल सेल ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम की, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है इंडोमेट्रियल सेल को वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, तो उससे भी ये डेवलप करता है क्या, हमारा एंडोमेट्रियोसिस। पांचवा है वो है जेनेटिक्स। अगर कोई फीमेल जिसके पहले से जो हिस्ट्री इनहेरिट हो चुकी है, जो कि फैमिली में मदर से उसे मिली है और फिर वो खुद डेवलप करती है एंडोमेट्रियोसिस को, तो ए मैन विथ ए क्लोजर फैमिली मेम्बर हु हैज़ एंडोमेट्रियोसिस इज़ मोर लाइकली टू डेवलप एंडोमेट्रियोसिस हरसेल्फ। उसके बाद आता है हार्मोन्स। हार्मोन्स जो होते हैं उसमें एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन मेनली जो होता है वो स्टिमुलेट करने का काम करता है, जैसे जिसमें हमारा एंडोमेट्रियोसिस बनता है। उसके बाद इम्यून सिस्टम, अगर इम्यून सिस्टम की बात करें तो इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रक्ट करना चाहिए इस एक्स्ट्रा यूट्राइन एंडोमेट्रियल टिश्यू को, लेकिन ये प्रॉब्लम इन इम्यून सिस्टम ऐसा नहीं करता, वो प्रिवेंट करता है इस डिस्ट्रक्शन को, जिसकी वजह से ये ग्रोथ करता है और एंडोमेट्रियोसिस बनता है। इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, करते हैं रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर में जो सबसे पहला है कि फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री में अगर प्रीवियसली हमारे फादर मदर और जो हमारे दादा दादी हैं उनमें हैं, तो ये इंडोमेट्रियोसिस इनहेरिट होके हम में भी आ जाएगा और हमसे नीचे भी जाएगा हमारी फैमिली हिस्ट्री में, जेनेटिक हिस्ट्री में। तो यहाँ पे जो पहला रिस्क फैक्टर है कि हमें फैमिली हिस्ट्री। दूसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव एनोमलीज ऑफ जेनाइटल ट्रैक। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव एनोमलीज कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो जेनाइटल ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए बन गई हो। एनोमलीज कहने का मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर बन गया हो जिसकी वजह से ये बन रहा हो, जो कि है एंडोमेट्रियोसिस। फिर है नल्ली पैरिटी। नल्ली पैरिटी का कहने का मतलब है कि अभी एक भी चाइल्ड नहीं हुआ है, तो उनके में भी ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद लेट मैरिज एंड लेट चाइल्ड बर्थ, जिनके में लेट मैरिज और लेट चाइल्ड बर्थ, क्योंकि हमने इंसिडेंस में पढ़ा है कि 30 to 40 ईयर्स के जो फीमेल होते हैं वो मोस्ट कॉमन होती है इंडोमेट्रियोसिस एक्सटर्ना के लिए। तो यहाँ पे हमें याद रखना चाहिए कि अगर लेट में मैरिज होती है या लेट चाइल्ड बर्थ होता है तो उसमें ये कंडीशन बन सकती है। तो ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर्स और कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि है इन यूट्रो एक्सपोजर टू DES। DES कहने का मतलब है डाई इथाइल स्टील बेस्ट्रॉल। तो इसका अगर एक्सपोजर हो रहा है तो यूट्रस में, तब भी हमें ये देखने को मिलता है। और हार्मोन डिपेंडेंट, जैसा कि हम एस्ट्रोजन की बात कर रहे हैं कि एस्ट्रोजन जो है वो मेन यहाँ पे महत्व निभाता है कि ग्रोथ करने में। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा प्रोटेक्टिव
फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो वो सिर्फ दो हैं। पहला है रेगुलर, अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं इस बेसिस पे तो नहीं होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरा है प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी कॉज होती है तो उसमें भी एंडोमेट्रियोसिस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये दो फैक्टर्स हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन दिए गए हैं कि अगर इसे 4 भागों में बांटा गया है क्लासिफिकेशंस को, तो क्लासिफिकेशन में है मिनिमल, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अगर मिनिमल की बात करें तो अगर ये सुपरफिशियल लेवल पे ही, सुपरफिशियल डिजीज़ ऑन पैराइटल सरफेस पे ही है, सुपरफिशियल ही है, तो हम उसे मिनिमल की कैटेगरी में रखते हैं। जबकि माइल्ड की कैटेगरी में अगर ये इम्प्लांट हो जाता है बट लेस देन 5 सेंटीमीटर होता है तो इसे माइल्ड की कैटेगरी में रखा जाता है। जबकि मॉडरेट में ये सुपरफिशियल एंड इन्वेसिव, मतलब डीप तक थोड़ा चला भी गया है, और इसके साथ ही इसने एसोसिएट विथ एडेशन इन द ट्यूब या फिर ओवरीज, जो कि अगर यहाँ पे ये दोनों चीज़ें कर रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि सुपरफिशियल भी है, इन्वेसिव भी है, साथ में एसोसिएट विद द एडहेशन इन ट्यूब, जैसे कि हमारा जो फेलोपियन ट्यूब है, और ओवरीज को भी एडेशन करने का काम कर रहा है, तो वो मॉडरेट लेवल पे आता है। फिर इसके साथ ही अगर ये मॉडरेट लेवल के साथ ही अलोंग विथ लार्ज ओवरी एंडोमेट्रियोमास या फिर एडेशन इन द ट्यूब या ओवरीज, तो यहाँ पे मेट्रियोमास कहने का मतलब है कि मास फॉर्म कर देना, वहाँ पे ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर ग्रोथ कर देना, उसे हम सीवियर के कैटेगरी में रखेंगे। तो ऐसे करके इसके 4 क्लासिफिकेशन हैं, जो कि है मिनिमल, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। इनके क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे अब कि क्लिनिकल फीचर्स में हमें क्या क्या मिलते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में देखेंगे तो कभी कभी तो ये मे बी एसिम्प्टोमेटिक, कोई भी सिम्टम्स शो नहीं करता है। दूसरी बात है कि ये सीवियर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स शो करता है और अनरिलीव्ड विथ NSAID। NSAIDs कहने का मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो कि हम इसमें सीवियर उसमें देते हैं, लेकिन ये कोई भी काम नहीं आता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोअर बैक पेन अगर चल रहा है तो उसमें, या फिर पेल्विक पेन, पीरियड जो है वो 7 दिन से ज़्यादा हो जाए, उसके बाद हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो, बाउल एंड यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसे कि पेन हो, डायरिया हो, कॉन्स्टिपेशन हो, इन सभी चीज़ों को, या फिर ब्लडी स्टूल निकल रहा हो या यूरिन निकल रहा हो, तो ये सब क्लिनिकल फीचर्स हैं हमारे इंडोमेट्रियोसिस की। और भी कुछ हैं, जैसे कि नोजिया एंड वॉमिटिंग, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स एंड इनफर्टिलिटी, जो कि मेनली इसमें अगर हम सीवियर केसेस में जाए तो इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। इसके बाद हमारे जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, हम इन्वेस्टिगेशंस कैसे कैसे करेंगे, तो देखिए इन्वेस्टिगेशंस जब की जाती है तो सबसे पहली चीज़ की जाती है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड है या फिर MRI है, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिससे हमें पता चलता है, ये रेडियोलॉजिक इमेजिंग होती है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है और क्या करवाते हैं इन्वेस्टिगेशन में, तो वो है सर्जिकल लेप्रोस्कोपी, वो भी गोल्ड स्टैंडर्ड। यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड हमें याद रखना है कि यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड की जाती है, और इससे जो स्टेज ऑफ लीजन को 4 भागों में बांटा जाता है। जो हम गोल्ड स्टैंडर्ड लेप्रोस्कोपी करते हैं उसे हम 4 स्टेजेस में देखते हैं, जैसे कि लीजन आर मिनिमल है तो फर्स्ट स्टेज, लीजन अगर माइल्ड है तो सेकंड स्टेज, लीजन अगर मॉडरेट है तो थर्ड स्टेज, या फिर लीजन अगर मल्टीपल या सीवियर है तो वो 4th स्टेज में हम देखते हैं। उसके बाद थर्ड जो है वो है कि हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हम टिश्यू के एग्ज़ामिन करते हैं, तब जाके हम, या टिश्यू का कल्चर करवाता, उसके बाद ही हमें टिश्यू पैथोलॉजी करवाने के बाद हमें पता चलता है कि इसे एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं। उसके बाद अदर और क्या क्या चीज़ें देखते हैं, तो एक CA 125 लेवल जो होता है वो राइज्ड मिलता है हमें इंडोमेट्रियोसिस में। यहाँ पे CA कहने का मतलब है कि कैंसर एंटीजन 125, तो आपको याद रखना है कि CA अगर कहीं और भी मिले तो कैंसर एंटीजन 125 जो लेवल है वो राइज मिलता है। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट है इन्वेस्टिगेशन में जो करवाया जाता है वो है MCP, जिसे हम कहते हैं मोनोसाइट कीमोटैक्टिक प्रोटीन लेवल जो होता है वो राइज मिलता है हमें पेरिटोनियल फ्लूइड में उस वुमेन के जो कि एंडोमेट्रियोसिस के साथ है। इसके बाद हम इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो देखिए कॉम्प्लिकेशंस में जो पहला है कि 30 से 40% जो पेशेंट होते हैं वो इनफर्टाइल हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी मिलती है उनमें।
कॉम्प्लिकेशंस में। साथ में इंक्रीज होता है रिस्क ओवराइन कैंसर का या फिर एंडोमेट्रियोसिस एसोसिएटेड विद एडेनोकार्सिनोमा। यहाँ पे कैंसर जो होता है वो डेवलप कर जाता है, इंक्रीज रिस्क होती है इसकी। ओवराइन सिस्ट जो होते हैं वो रप्चर होते हैं, उनमें इन्फेक्शंस ग्रो होते हैं, इन्फ्लेमेशन मिलता है हमें, स्कार्स मिलते हैं, स्कार टिश्यू एडेशन डेवलपमेंट मिलता है हमें, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, कोई भी चीज़ पास करने नहीं होता है, ऑब्स्ट्रक्शन की स्थिति बन जाती है। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें हैं, तो इनमें ट्रीटमेंट हम क्या क्या करते हैं। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो इसको अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हमें दो तरीके से, जैसा कि पहला है मैनेजिंग पेन और दूसरा है मैनेजिंग इनफर्टिलिटी। अगर ये सीवियर कंडीशन पे आ जाता है तो ये मैनेजिंग इनफर्टिलिटी पे जाता है, लेकिन अगर ये माइल्ड या मॉडरेट पे है तो ये मैनेजिंग पेन पे आता है। तो देखिए, अगर मैनेजिंग पेन की बात करें तो वो भी दो टाइप से हम करते हैं। दो टाइप से सर्जिकल, एक होता है सर्जिकल, एक होता है मेडिकल। अगर मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट में भी दो तरीके से करते हैं हम। दो तरीके से कहने का मतलब है कि इसके भी टू टाइप्स कर देते हैं। एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट इफ़ मिनिमल एंड माइल्ड स्टेज होता है। तो अगर सिर्फ पेन हो रहा है तो हम NSAIDs देंगे, जो कि अभी हमने पढ़ा। उसके बाद OCP, जो कि पेन, अगर इसमें मेंस्ट्रुअल क्रैम्प भी हमें मिल रहे हैं तो हम उसे OCP देंगे। यहाँ पे OCP का फुल फॉर्म है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। उसके बाद अगर ये मॉडरेट या सीवियर स्टेज पे है तो हम वहाँ पे GnRH एनागोनिस्ट का डोज देते हैं और प्रोजेस्टेरॉन का यूज़ करते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि मेडिकल मैनेजमेंट में दो तरीके से, मिनिमल एंड माइल्ड स्टेज और दूसरा जो है मॉडरेट एंड सीवियर स्टेज, ऐसा किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है सर्जिकल मैनेजमेंट में हम हिस्टेरेक्टोमी या तो पूरा हिस्टेरेक्टोमी करते हैं सर्जिकल प्रोसीजर, या फिर प्री सैक्रल न्यूरेक्टोमी भी किया जाता है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो एंडोमेट्रियोसिस कहाँ पे है और उसे कितना लार्ज है या किस स्टेज पे है, उसके अनुसार यहाँ पे हिस्टेरेक्टोमी या प्री सैक्रल न्यूरेक्टोमी किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि अब हमें जो इनफर्टिलिटी हो रही है तो उसे हम कैसे मैनेज करना है, तो इनफर्टिलिटी के लिए भी दो टाइप से हम मैनेज करते हैं। अगर मान लीजिए मिनिमल या माइल्ड हो तो उसमें हम सुपर ओव्यूलेशन करवाते हैं सबसे पहला, और दूसरा है उसके साथ ही हम देते हैं कॉमीफेन और उसको फॉलोड करते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन से, IUT से, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करवाते हैं IUI से, सॉरी इट्स IUI। और यहाँ पे जो ये करते हैं, ये हम 3 साइकिल्स फॉर 3 साइकिल्स, अगर इसमें भी पेशेंट कंसीव ना कर पाए तो हम उसे IVF की सलाह देते हैं। और जो मॉडरेट और जो सीवियर केस होते हैं उसमें हम IVF ही करने को कहते हैं या IVF ही किया जाता है। IVF में हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए कहते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। और टेलीग्राम लिंक, अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो टेलीग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस PDF का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।